मेरे प्यारे छात्रों, सृजन क्लासेस के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कल हमने फिजिक्स का पहला चैप्टर शुरू किया था, प्रकाश का परावर्तन, जिसमें हम लोग कुछ महत्वपूर्ण डेफिनेशंस, किरण, प्रकाश पुंज के प्रकार और कुछ अन्य डेफिनेशंस के बारे में पढ़ा था। साथ ही साथ इसका जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है प्रकाश का परावर्तन, उसका भी डेफिनेशंस पढ़ा था। अब प्रकाश के परावर्तन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पद पर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए कल हमने बताया था प्रकाश के परावर्तन के बारे में कि जब कोई किरण किसी परावर्तक सतह से टकराने के बाद उसी माध्यम में लौट जाती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। लेकिन जब कोई प्रकाश का किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चली जाती है तो वो घटना अपवर्तन कहलाती है। तो अपवर्तन के बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे, पहले हम लोग परावर्तन पढ़ रहे हैं। तो परावर्तन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पद है, इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, और उसके बाद हम एक एक करके सारे डेफिनेशंस दिखाएंगे। ध्यान दीजिएगा, ये किरण जो है यह आ रही है, परावर्तक सतह से टकरा रही है। ये चूंकि किरण आती हुई प्रतीत होती है, इसीलिए इसको बोलते हैं आपतित किरण। ठीक है, और यह किरण उसी दिशा में या उसी माध्यम में लौट जाती है, यानी लौटती हुई प्रतीत होती है, इसीलिए इसका नाम है परावर्तित किरण। तो आपतित किरण और परावर्तित किरण जिस बिंदु पर मिलती है, यहां देखो आपतित हुई, यहां से जो है परावर्तित हुई, यानी आपतन बिंदु, ये बिंदु आ रही है, यानी आपतित किरण परावर्तक सतह को जिस बिंदु पर काटती है, इस बिंदु का नाम होता है आपतन बिंदु। कौन बिंदु? आपतन बिंदु, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, ये किरण आ रही है, सबसे पहले यहाँ पर मिला, तो जिस बिंदु पर मिला उस बिंदु का नाम है आपतन बिंदु। आपतित शब्द से बना आपतन। ठीक है, अच्छा दूसरा, ये आप रेखा देख रहे हो, बीचों बीच खींचा गया है, यह रेखा, ये रेखा और ये रेखा, यानी एक तरह से आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच ये जो रेखा आप देख रहे हो, यह आपतन बिंदु पर लंब होता है, इसलिए इसका नाम है अभिलंब। इसका नाम क्या है? अभिलंब, जिसको अंग्रेजी में हम लोग नॉर्मल कहते हैं। अच्छा, अब देखो अभिलंब और आपतित किरण के बीच एक कोण बन रहा है, इसका नाम है आपतन कोण। कौन सा कोण? आपतन कोण। उसी तरह से ये देखो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच एक कोण बन रहा है, तो परावर्तित से बनता है परावर्तन, इसका नाम है परावर्तन कोण। ठीक है, चलिए चित्र सबसे पहले आप बना लीजिए, सबका नाम हमने इंडिकेट कर दिया है। अब एक एक करके सब डेफिनेशंस दिखा रहे हैं। सबसे पहला, आपतित किरण। इंसिडेंट रे। इसका डेफिनेशंस लिखिए। वह किरण जो दर्पण के सतह पर पड़ती है, उसे आपतित किरण कहते हैं। चित्र में हमने नाम दे दिया है रेखा पर, तो समझ जाना आप लोग। दूसरा पॉइंट लिखिए, परावर्तित किरण
रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण। देखिए वह किरण जो दर्पण के परावर्तक सतह पर टकराकर वापस लौट जाती है, उसे परावर्तित किरण कहा जाता है। उसे परावर्तित किरण कहा जाता है। इसलिए उसे परावर्तित किरण कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है ठीक है, तीसरा ये आपतित किरण हो गया, ये परावर्तित किरण, ये हो गया आपतन बिंदु। आपतन बिंदु को पॉइंट ऑफ इंसिडेंस देखिए दर्पण के सतह पर स्थित वह बिंदु जिस पर आपतित किरण पड़ती है, उसे आपतन बिंदु कहा जाता है। उसे आपतन बिंदु कहा जाता है। अभिलंब नॉर्मल, नॉर्मल देखो ये वाला अभिलंब है, यह अभिलंब जो आपतन बिंदु पर लंब होता है उसी को बोलते हैं हम लोग अभिलंब। ठीक है, वह सीधी रेखा जो आपतन बिंदु पर अभिलंब होती है, उसे आपतन बिंदु पर लंब होती है, उसे अभिलंब कहा जाता है। नेक्स्ट है आपतन कोण। आपतन कोण एंगल ऑफ इंसिडेंस लिखती है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। देखिए नाम से पता चलता है, यहाँ पर साफ एंगल ये वाला हो गया। आपतित शब्द से बना है आपतन, है ना, आपतित शब्द से बना है आपतन। तो यह कौन किसके बीच स्थित है?
यह कोण जो है आपतित किरण और अभिलंब के बीच स्थित है। तो इसका डेफिनेशन क्या बोलेंगे? आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहा जाता है। आपतन कोण कहा जाता है। इसे आई से सूचित किया जाता है। लिख लिए सारे डेफिनेशंस को लिख लीजिए। अब एक और बचा हुआ है इसका डेफिनेशन, उस पर चलते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। परावर्तन कोण, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन कोण। तो इसमें भी वही है, परावर्तन कोण ये है, ये देखो किसके किसके बीच है, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच। तो डेफिनेशन लिखेंगे, परावर्तित किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहा जाता है। इसे आर, स्मॉल आर से सूचित किया जाता है। तो ये डेफिनेशंस था, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं परावर्तन के नियम पर, जो जनरली बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। देखिए क्या है मतलब इसका। देखिए इसमें नियम क्या है, ये देखो परावर्तन के नियम। देखिए परावर्तन का क्या नियम है, ध्यान से समझिएगा। ये देख रहे हो, ये है आपका आपतित किरण और ये आपका क्या है, ये परावर्तित किरण। और ये वाला क्या है, यह अभिलंब है। यह तीनों जो है यह एक ही तल में स्थित होता है। कहाँ स्थित होता है, एक ही तल में। हालांकि आप देखो ये तीनों एक बिंदु पर मिल रहा है, तो तल का कुछ दूसरा मीनिंग होता है। एक ही तल में स्थित होने का मतलब है, जैसे आप इसको ऐसे समझ लो कि जैसे हाथ हमने ऐसे किया, ठीक है, हाथ एक प्रकार का सतह हो गया। हाथ क्या हो गया, एक प्रकार का सतह हो गया। अब हम ये दो उंगली को मोड़ लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से समझिएगा।
अब इस तीनों उंगली को हम लोग इस तरह से फैलाते हैं, या मानते हुए जैसे सीधा में है, एक ही सीध में स्थित है, ये आपतित किरण हो गया, ये परावर्तित किरण हो गया, और ये वाला अभिलंब हो गया। ध्यान से समझिएगा, तीनों उंगली को आप देख रहे हैं, ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, और ये क्या हो गया, अभिलंब। उसके बीच ये वाला आपतन कोण और ये वाला परावर्तन कोण हो गया। ठीक है, तो एक ही तल में होने का क्या मतलब हुआ, एक ही तल। देखो ये एक सीधा में है, अब उंगली को हम जरा सा ऐसे कर दें, ऐसे कर दें, तो देखो ये दोनों तो टच में है, ये दोनों बोर्ड से टच में है, लेकिन ये वाला क्या है, अलग हुआ। तो ये एक तल में हुआ नहीं हुआ, ये आपको भले एक बिंदु पर नजर आ रहा है, लेकिन ये वाला जो है इस तल से जिसमें ये टच था उससे क्या हो गया, हट गया। तो तल का मतलब हुआ एक सीध में होना। यानी आप इसको यदि हम लोग ऐसे समझें, हम लोग इसको पेन के माध्यम से सीखें ऐसे करके, ये देखो ये आपतित किरण हो गया, ये परावर्तित किरण हो गया, और बीच में अभिलंब हो गया, इस तरह से। अब मान लिया आज हम इसको ऐसे कर दिए, देखो एक सीधा में हुआ, ये नहीं हुआ, ये उधर हो गया, इसका दिशा ऐसे हो गया। तो ये दोनों एक सीधा में होना चाहिए, एक तल का मतलब इसको ऐसे यदि हम बोर्ड में सटाएं तो ये सट जाए, ऐसे उठ गया तो यह एक तल में नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक ही तल में होने का मतलब। ठीक है, तो पहला नियम यही है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों कहाँ होते हैं, एक ही तल में स्थित होते हैं। और दूसरा बात, ये जो आप कोण देख रहे हो, आपतन कोण और परावर्तन कोण, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हम परावर्तन का रूल लिख रहे हैं। पहला नंबर नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों कहाँ होते हैं, एक ही तल में होते हैं। ये पहला नियम याद रखना। और दूसरा आपको बताया कि यह दोनों कोण आपस में बराबर होता है। तो पहला कोण है आपतन कोण, आपतन कोण परावर्तन कोण के समान होते हैं। आपतन कोण किसके समान होते हैं, परावर्तन कोण के समान। इसको आप अर्थात करके लिख सकते हो, एंगल I बराबर एंगल R, एंगल I बराबर एंगल R। तो ये था आपका परावर्तन का नियम। ठीक है, अब हम लोग इसका बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ दर्पण के बारे में पढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा दर्पण के बारे में। दर्पण, मिरर। तो दर्पण क्या होता है, दर्पण एक प्रकार का सतह होता है। दर्पण क्या होता है, एक प्रकार का सतह होता है, चिकनी और चमकीली सतह होता है, जिसका एक परत जो है रजतित होता है। रजतित मतलब एक तरह से कलर किया हुआ। आप आईना देखते हो,
है ना, आईना आप अपने घर में देखते हो, उसमें देखना कि आईने का जो पीछे वाला भाग होता है, दूसरे साइड का भाग होता है, वह एक कलर किया हुआ रहता है। वही जो कलर किया हुआ रहता है उसी को हम लोग बोलते हैं रजतित। ठीक है, तो यह एक चिकनी और चमकीली सतह होता है जो नियमित रूप से प्रकाश का परावर्तन करती है। ठीक है, नियमित रूप यानी एक नियम के अनुसार, निश्चित नियम के अनुसार प्रकाश का परावर्तन करती है, यानी प्रकाश को परावर्तित करती है। उसी चिकनी और चमकीली सतह को क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। दर्पण दो प्रकार का होता है, एक हो गया समतल दर्पण और दूसरा हो गया गोलीय दर्पण। ठीक है, तो चलते हैं दर्पण पर। देखिए दर्पण, वह चिकनी और चमकीली सतह जो निश्चित नियम के अनुसार प्रकाश को परावर्तित करती है, साथ ही साथ इसका एक सतह रजतित अवश्य रहता है। रजतित अवश्य रहता है। रजत को अंग्रेजी में सिल्वर कहते हैं, तो सिल्वर किया हुआ होना, यानी सिल्वर का मतलब आप समझिएगा एक परत जो है वह कलर किया हुआ रहना। दर्पण के प्रकार, वैसे दर्पण के प्रकार पूछे तो आप दो प्रकार का बोलिएगा, एक समतल दर्पण और एक गोलीय दर्पण। ठीक है, तो समतल दर्पण में क्या होता है? जिसका जो परावर्तित सतह होता है वह समतल होता है, तो समतल दर्पण। परावर्तित सतह जो है या परावर्तक सतह यदि धसा हुआ रहता है तो उसको हम लोग अवतल, धसा रहता है या उभरा रहता है तो उसको हम लोग गोलीय दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण। तो दर्पण के प्रकार दो प्रकार, पहला नंबर समतल दर्पण, दूसरा नंबर गोलीय दर्पण। तो चलते हैं समतल दर्पण के डेफिनेशन पर। प्लेन मिरर, स्फेरिकल। सबसे पहले चलते हैं समतल, पहला नंबर समतल दर्पण पर। लिखिए, वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल यानी समांतर हो, उसे समतल दर्पण कहा जाता है। देख रहा है सब? तो देखो इसका चित्र बना देना ऐसे करके। ये हो गया, एक तरफ रजतित कर दो, ये हो गया आपका समतल दर्पण। चलिए नेक्स्ट चलते हैं गोलीय दर्पण पर।
गोलीय दर्पण। जिस दर्पण का परावर्तक सतह एक खोखले गोले का भाग होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण प्रायः कांच के एक टुकड़े को रजतित करके बनाया जाता है। चलिए इसको समझिएगा, जो मैं यहाँ लिख रहा हूं उसको आप अच्छे से समझना। डील कर रहा हूं उस चीज को। गोला आप समझते हो। गोला का मतलब आप गेंद समझो। क्या समझो? एक गेंद समझो। गेंद के बीच का भाग क्या होता है? खोखला होता है। ठीक है, तो यहाँ पर वैसे भी खोखला गोला कह रहा है। वैसे नींबू भी एक गोला ही हुआ, बट यहाँ पर खोखला का बात कर रहा है। या एक फुटबॉल ले लो या फिर एक वॉलीबॉल ले लो, ये सब खोखला पार्ट हुआ। ठीक है, अब क्या कर रहा है, इसका एक भाग, इसको यदि हम लोग काटते भी हैं, इसको यदि हम इस तरह से काट दिए तो यह इस तरह से एक भाग हो गया, या ऐसे भी काट सकते हैं, इस तरह से एक भाग हो गया। अब क्या करते हैं, देखो यदि प्रकाश का किरण इस पर पड़ेगा, यदि हम इस क्षेत्र को रजतित करते हैं तो प्रकाश का किरण पड़ेगा, इस पे टकराएगा, है ना। प्रकाश का किरण जो है इस पर टकराएगा। और या फिर यदि हम बाहर के तरफ कलर करते हैं तो प्रकाश का किरण टकराएगा, इस तरह से टकराएगा ना। प्रकाश का किरण गया ऐसे टकराया, प्रकाश का किरण गया ऐसे टकराया। ठीक है, तो ये दोनों परिस्थिति में देखो, ये एक गोला ही था। गोला को हम लोग जो है एक हिस्सा को काट के निकाल दिए। अब उसमें से एक हिस्सा में अंदर वाले को रजतित कर दिया और एक हिस्सा में बाहर वाले भाग को रजतित कर दिए। तो अंदर वाले भाग को रजतित किए तो ये जो परावर्तक सतह था यह कैसा हो गया? यह उभरा हो गया। और उसी तरह से यदि हम लोग बाहर वाला भाग को किए, रजतित किए, तो ये जो परावर्तक सतह था अंदर वाला, तो वह एक तरह से धस गया, है ना। तो परावर्तक सतह उभरा और परावर्तक सतह धसा हुआ। इस तरह का दो प्रकार का गोलीय दर्पण होता है। तो इस दोनों दर्पण को अलग अलग नाम दिया गया है। यानी गोलीय दर्पण जो है वह दो प्रकार का होता है। गोलीय दर्पण कितना होता है? दो प्रकार का। अब देखो कौन कौन प्रकार है। गोलीय दर्पण के प्रकार, ये दो प्रकार का होता है। इसका पहला नंबर अवतल दर्पण, कॉनकेव, और दूसरा है उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स। ठीक है, चलिए दोनों के डेफिनेशंस पर चलते हैं। सबसे पहला नंबर चलते हैं अवतल दर्पण। तो आपको हम समझाए थे कि एक का परावर्तक सतह धसा हुआ था और एक का परावर्तक सतह उभरा हुआ था। जो परावर्तक सतह धसा हुआ है उसी का नाम है अवतल दर्पण। देखिए, वह दर्पण
जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो उसे अवतल दर्पण कहा जाता है। इसका चित्र बना लीजिए इस तरह से, ये देखो ये हो गया। इस तरह से ऊपर वाला हिस्सा रजतित कर दो, ये धंसा हुआ भाग हो गया, तो ये नाम हो गया कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अवतल दर्पण पर। दूसरा नंबर उत्तल दर्पण कॉनकेव मिरर। तो लिखिए वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ हो उसे उत्तल दर्पण कहा जाता है। उत्तल दर्पण कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट अति पर चलते हैं, डेफिनेशंस पर। इसका पहले चित्र बना लें। चलिए इसको पूरा कर लीजिए। चलिए इसको पूरा कर लीजिए। इसको मिटा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट डेफिनेशन पर चलते हैं। अब जरा सा 2 मिनट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। यदि आपसे ये पूछा जाए कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो आप 2 बताइएगा। पूछेगा कौन कौन सा, तो एक समतल और एक गोलीय दर्पण। ठीक है। अच्छा, यदि आपसे पूछे गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है, तो गोलीय दर्पण भी 2 प्रकार का होता है। कौन कौन? एक दर्पण का नाम है उत्तल दर्पण और एक दर्पण का नाम है अवतल दर्पण। अच्छा, यदि पूछेगा परावर्तन के कितने नियम है, तो परावर्तन के कितने नियम है? 2 नियम है। परावर्तन का दूसरा नियम क्या है, तो परावर्तन का दूसरा नियम क्या लिखाए थे? आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। चलिए चलते हैं एक और डेफिनेशन पर। वो भी एक दर्पण का है, लेकिन इसको टाइप्स में नहीं लिखते हैं, इसको स्टार्ट करके लिखिए। परवलयिक दर्पण। परवलयिक दर्पण। पैराबोलिक मिरर। पैराबोलिक मिरर वह दर्पण जो पूर्णतः गोलीय नहीं होता है, उसे परवलयिक दर्पण कहा जाता है। उसे परवलयिक दर्पण कहा जाता है। गोला में तो देखबे कि आप कि वह एक गोले का भाग रहता है,
समतल में समांतल होता, लेकिन ये कौन सा पार्ट आ गया, परवलयिक, यानी यह एक परवलय की तरह होता है, इसमें पूर्णतः गोलीय नहीं होता। ये परवलय एक मैथमेटिक्स का भी चैप्टर है जो 11th क्लास में आप लोग पढ़ेंगे। तो परवलयिक मतलब पूर्णतः गोल नहीं होता है। तो ये हो गया, इसको इस तरह से रजतित कर दीजिए, ये हो गया आपका परवलयिक दर्पण। चलिए लिख लीजिए इसको। चलिए इसको मिटा रहे हैं। गोलीय दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण पद। देखिए, हालांकि इससे पहले हम लोग इसको मिटाते हैं। पहले कुछ और पॉइंट्स पर चलते हैं। प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, इमेज। ये इमेज क्या होता है? इमेज के लिए हम एक चित्र बना रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। ये हो गया कौन सा दर्पण? जाहिर सी बात है, परावर्तक सतह धंसा हुआ है, यह एक अवतल दर्पण है। ये बीचों बीच एक रेखा जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। ठीक है, इस रेखा को मुख्य अक्ष या फिर प्रधान अक्ष कहेंगे। अब देखो, एक प्रकाश का किरण इस तरह से गया, प्रकाश का किरण, और दर्पण से टकराने के बाद, दर्पण से टकराने के बाद यहां पर मुख्य अक्ष को इस बिंदु पर काटा। ये मान लिया जाए वस्तु है, ये क्या है? वस्तु है। इस वस्तु को हम लोग इस दर्पण के सामने रखे हैं। तो एक प्रकाश का किरण ऐसे गया, परावर्तित होकर के लौट गया। दूसरा प्रकाश का किरण इस तरह से गया, इस बिंदु से होकर गया। ध्यान दीजिएगा, इस बिंदु से होकर के गया। तो यह जो परावर्तित होने के बाद जो है, और एक दूसरा किरण इस तरह से गया, दोनों एक दूसरे को इस बिंदु पर काटा, और इस बिंदु से मुख्य अक्ष को इस तरह से सीधा लंबवत मिला देंगे। तो यह वस्तु का जो ये हो गया, यह हो गया प्रतिबिंब। ये हो गया वास्तविक रेखा जो है, वास्तविक रेखा के मिलन से बना, इसीलिए यह प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब हुआ। और एक कंडीशन ऐसा होता है कि जब किरण को पीछे मिलाने पर, हालांकि उसको हम बाद में डील करेंगे, किरण को पीछे हटाने पर, डॉटेड करने पर वह एक दूसरे को काटता हुआ प्रतीत होता है, तो वो होता है आपका काल्पनिक प्रतिबिंब। यह हम विभिन्न कंडीशन के बारे में जब आपको बताएंगे कि किस स्थिति में किस वस्तु को कहां रखने पर उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो आपको वहां पर हम डील करेंगे। तो प्रतिबिंब क्या हो गया कि किसी वस्तु से, किसी वस्तु बिंदु से आ रही प्रकाश की किरण, आ रही प्रकाश की किरण परावर्तित होने के बाद या फिर परावर्तन के बाद एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती है, तो ये वास्तविक रूप से काटती है या फिर काटती हुई प्रतीत होती है। इसको बोलते हैं अपसरित होना, अभिसरित होना या अपसरित होते हुए प्रतीत होना। तो इस दोनों स्थिति में जिस बिंदु पर काट रहा है, वह बिंदु इस बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब कहलाता है। ठीक है, तो डेफिनेशन लिखिए इसका। किसी बिंदु वस्तु से, किसी बिंदु वस्तु से आ रही, किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें
प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद, परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर अभिसरित, इसका दूसरा नाम संसरित भी कहते हैं, अभिसरित होती है या उस बिंदु से अपसरित होती हुई प्रतीत होती है, अपसरित होती हुई प्रतीत होती है, तो उस बिंदु को बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, चलिए इसको लिख लीजिए। प्रतिबिंब कहते हैं। अब लिखिए प्रतिबिंब के प्रकार। प्रतिबिंब के प्रकार, प्रतिबिंब जो है वो दो प्रकार का होता है। पहला नंबर वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज, और दूसरा नंबर काल्पनिक प्रतिबिंब, जिसको हम लोग आभासी भी बोलते हैं। आभासी प्रतिबिंब, वर्चुअल इमेज। तो सीधा सा बात है, वास्तविक प्रतिबिंब यानी वास्तविक कटान से बनेगा और काल्पनिक प्रतिबिंब काल्पनिक कटान से बनेगा। यहाँ पर देखो प्रतिबिंब में एक शब्द यूज हुआ है अभिसरित और अपसरित, अभिसरित और अपसरित। तो अभिसरित जो होता है वह मुख्य रूप से काल्पनिक वास्तविक प्रतिबिंब को दिखाता है, और अभिसरित यानी प्रतीत हुआ होता है वह काल्पनिक प्रतिबिंब कहलाता है। तो इसका डेफिनेशन पर चलते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब देखिए इसका डेफिनेशन, जब किसी बिंदु वस्तु से आ रही, जब किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण परावर्तन या अपवर्तन के बाद, परावर्तन या अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर अभिसरित, अभिसरित को हम लोग संसरित भी बोलते हैं। इसका मतलब एक तरह से समझ लो सिकुड़ना, संसरित होती है, तो वह बिंदु उस बिंदु वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है,
वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। दूसरा पॉइंट लिखिए, काल्पनिक प्रतिबिंब। इसका दूसरा नाम आभासी भी है, वो प्रकार में दोनों नाम लिखा दिए हैं, आभासी या फिर काल्पनिक प्रतिबिंब। लिखिए, जब किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरण परावर्तन या अपवर्तन के बाद एक बिंदु से अपसृत, ये हुआ एक तरह से फैलने वाला, अपसृत होती हुई प्रतीत होती है, तो वह बिंदु उस बिंदु वस्तु का काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। चलिए आज का लास्ट टॉपिक पर चलते हैं। लिखिए लास्ट टॉपिक, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर। वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरे साइड काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक है, एक तरफ वास्तविक और एक तरफ काल्पनिक। पहला अंतर लिखिए, यह किरणों के वास्तविक कटान से बनता है, और इसमें यह किरणों के काल्पनिक कटान से बनता है। दूसरा नंबर, यह प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है और यह प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। दूसरा अंतर हो गया। तीसरा अंतर पर चलते हैं। चूंकि यह वास्तविक है, जिसको पर्दा पर उतार सकते हैं, इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है और इसमें इसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है।
लास्ट पॉइंट, यह दर्पण के सामने बनता है और ये जो होता है यह दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं। तो आज जितना भी आप लोगों को पढ़ाया गया है उन पर आप लोग नोट्स बना लेंगे। तो तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।